प्रियव्रत जी का बहुत ऐसा अनुभव कि उन्होंने आज साहित्य के संबंध में बड़े अनौपचारिक रूप से बात करने का ये एक मंच हमारे सामने रखा। दरअसल मैं उदयपुर में रहता हूँ तो बहुत शहर बाहर रहता हूँ, तो मुझे दरअसल सबसे ज़्यादा जो जिस बात की ख्वाहिश रहती है वो ये कि मैं बात नहीं कर पाता साहित्य पर किसी से। अच्छा, आजकल पता नहीं क्या हो गया लोगों को कि वो पहले घरों पर जाते थे, लोगों के पास फुर्सत भी थी, अब किसी के पास फुर्सत भी नहीं है, कोई आकर के मतलब जो है आपसे बात करे कभी। अच्छा, बल्कि होता ही है कि कई बार मैं चला जाता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं हम बिजी हैं या बाद में आओ। This is something very strange. तो आप मुझे बताइए कि ये मतलब मेरे लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं मतलब जो है साहित्य पर आपके सामने बड़े इन्फॉर्मल तरीके से बात कर सकूँ और बहुत सारी बातें दरअसल मेरे मन में रहती है। ये राजाराम जी जानते हैं इस बात को कि मैंने एक किताब लिखते हुए ये बात कही थी कि लोग जनरली क्या करते हैं कि जब उनसे उनकी कविता के बारे में कुछ कहने के लिए कहा जाता है तो वो अक्सर ये कह देते हैं कि अरे बस वो जो कुछ मैंने कहा ना था वो कविता में कह दी। लेकिन पता नहीं मेरे साथ कुछ अजीब तरह की बात ये हुई कि मुझसे कोई कहे कि इस कविता के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ हर कविता के बारे में कुछ कह सकता हूँ। मेरी ज़्यादातर कविताएं जो है मैंने देखा कि उसके बारे में मैं कुछ कहने की स्थिति में था। तो अंतर मैंने क्या किया कि वो सारी कविताएं जिनके बारे में मैं कुछ कह सकता था, उनके बारे में मैं जो कुछ कह सकता था उनको मैंने इकट्ठा कर दिया। मैं दरअसल राजाराम जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने मुझे उस एक सम्मेलन में मुझे उस पर वार्ता मेरे साथ की थी, इसलिए इनको अच्छी तरह से जानकारी है कि ये क्या हो सकता है। बहरहाल देखिए, एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण प्रियव्रत जी ने उठाई और जहाँ से दरअसल ये इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई वो ये थी कि हम राइटर जो है वो कहाँ जाना चाहते हैं और वो जाना चाहता है तो वो जहाँ जाना चाहता है वो पूरा उसको दिखाई नहीं देता है या नहीं देता है। और फिर सवाल ये है कि उसके बीच में क्या कुछ रुकावटें भी आती हैं और अगर वो रुकावटें आती हैं तो किस तरह की रुकावटें होती हैं और उन रुकावटों को हम कैसे पार कर सकते हैं। इस तरह की उन्होंने एक संक्षिप्त सी एक रूपरेखा मेरे सामने दी। तो मैंने नेचुरली अपना क्या किया कि पूरी चीज़ों पर मैं सोचता रहा और तब मुझे ये लगा कि देखिए बात कर सके कि मेरा जो हालांकि हम सब तरह की चीज़ें पढ़ते हैं और मैंने अपने लेखन की शुरुआत दरअसल प्रियव्रत की कहानी से की थी, लेकिन बाद में फिर मुझे शायद एक गलत मेरा एक निर्णय था। मैंने सोचा कि कहानी जो है उसके अंदर चीज़ों को फिक्शनलाइज करके किया जाता है, कहा जाता है, तो जब बातें इतनी डिस्टर्बिंग हैं तो हम सीधे उसको क्यों नहीं कहें। तो मैंने निबंध लिखना शुरू किया, लेकिन बाद में बहुत लंबे समय तक निबंध लिखने के बाद जब मैंने वापस एक बार उन कहानियों को पढ़ा तो मैंने कहा यार ये मैंने ही लिखी थी क्या ये कहानी, यार वो जो कहानीकार था वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट एक पर्सनैलिटी था जो कि मतलब पूरी तरह से खत्म ही हो गया। इसलिए प्रियव्रत जी आपका जो वो कहानीकार है वो दरअसल बहुत ही एक दुर्लभ किस्म का व्यक्तित्व है जिसको कि जो हर किसी के पास नहीं होता और वो उसके माध्यम से ही आप मतलब जो है इतनी मीनिंगफुल कहानियाँ और इतने मतलब इतना विचित्र और इतने नए आयामों वाली कहानियाँ हो सकती हैं। तो मैं आपको उन थोड़ी से
कविता दरअसल क्या करने की कोशिश करती है? मेरा ख्याल है कविता का सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो है लोगों को अधिक संवेदनशील बनाना। अगर कविता मतलब लोगों को अधिक संवेदनशील नहीं बना पाती है तो वो कविता नहीं, यानी कविता के अंदर तो ताकत तो नहीं चाहिए कि वो लोगों को अधिक संवेदनशील बना सके या बात को कुछ ऐसे ढंग से कह सके कि जो साधारण बात भी मतलब ऐसी लगे कि लोगों के दिल में उतर। ये बात देखिए, ये जो अभी विनोद जी ने अलेक्जेंडर पोप के उसको कोट किया था उसी एक्शन में एक जगह वो कहता है कि पोइट्री इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। यानी कविता वो बात तो वही है लेकिन वो कुछ इस ढंग से कहता है कि लोग कहते हैं अरे वाह क्या बात है। तो ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक, और अब सवाल ये आता है कि ये कहना जो है इस ढंग से कहना, मैं देखिए अगला प्रश्न जो करता हूँ ये कहता हूँ कि ये कहना इस रूप में कहना कि वो लोगों के दिल में उतर जाए, क्या ये आपके हाथ में हो? यानी सभी कवि मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या ये उनके हाथ में होता है कि वो इस तरह से उसको कह सकें कि वो सीधा लोगों के दिल में उतर जाए। देखिए थोड़ी बहुत कविता मैं भी करता हूँ, इसलिए मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से तो ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल मेरे हाथ में तरह तरह के अनुभव जो है वो मेरा दिमाग भले इकट्ठा करता रहता है, लेकिन अचानक इस क्षण में वो एक ऐसी कविता के रूप में प्रकट हो जिस पर कि मैं खुद भी चकित हो जाऊं। जैसे आप ये देखिए, माँ जो एक बच्चे को जन्म देकर के वो चकित हो जाती है क्योंकि एक कुछ और ही क्रिएट उसने कर दिया है। उस तरह से मुझे लगता है कि अगर वास्तव में आपने एक अच्छी रचना की है, मैं खुद ना आपसे कह रहा हूँ कि मैं उन कहानियों को जो पढ़ता हूँ मैंने पहले की तो मैं खुद चकित रह जाता हूँ, अरे ये कहानी मैंने लिखी क्योंकि आपको कहाँ गया वो, शायद वो उस वक्त था वो कहानी का, लेकिन अब वो मेरे ख्याल का हो चुका। तो मैं आपको ये कह रहा था कि वो कविता जो है वो जिस रूप में होती है वो शायद आप वो कविता ही आपको आपसे जो कविता लिखवा लेती है, ऐसा मेरा मानना है। ये मैंने देखिए एक दिन पहले मैं दुर्गा प्रसाद जी से बात करते समय मैंने इस बात को कहा था कि वास्तव में जब व्यक्ति कविता लिख रहा होता है तो शायद उसकी एक वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि उसका एक ऑल्टर ईगो जो कि कहीं एक बहुत पावरफुल किस्म का वो होता है, वो अपने ऑल्टर ईगो में होता है और उसी ऑल्टर ईगो में उसकी रचना करता है। अब वो ऑल्टर ईगो में कैसे जाएगा ये कुछ कहा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अभी मुक्तिबोध के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि मुक्तिबोध तो चाय पीकर उस ऑल्टर ईगो वाली स्टेट में पहुंच जाता है। वो सुबह उठ करके और वो मैंने जो उनके बारे में पढ़ा वो ये कि वो एक गिलास जो है वो चाय पीते थे और फिर वो मतलब 3 घंटे तक, तो मुझे लगता है कि उनके लिए तो वही काफी। और इस ऑल्टर ईगो वाले स्टेट में रहे बिना मैं समझता हूँ कि आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपने जो लिखा है वो वास्तव में कविता है, क्योंकि कविता जो है वो आपके रैशनैलिटी के प्लान के बियॉन्ड जाने के है ना। वरना देखिए आजकल दरअसल हो क्या रहा है कि कवि होना बड़ा आसान है, सबसे ज्यादा आसान जो है वो कवि है। कोई मैंने बातचीत में करते देखता हूँ तो कोई लड़के कहते मैं कवि हूँ, मतलब बात है वो अरे कवि, अच्छा क्यों कवि होना इतने आसान हो गया क्या? हमारे मैं आपको तो मैं कहूँ लेकिन मैं जहाँ का हूँ वहाँ एक ऐसे सज्जन थे जो ये बात करते थे कि मेरा अगला काव्य संग्रह बसंत पंचमी पर जो है उसको वो हाँ वो उसका करने वाला है और उस दिन जो है वो पहले से ही करते थे और पहले मतलब बस उसके बाद वो उसके ऊपर एक दो पेपर्स वगैरह लिखवा लेते और फिर जो है वो उसका लोकार्पण करते थे, भोजन वगैरह हो जाता और बस और इस तरह से करते करते फिर वो वही सबसे ज्यादा चर्चित करते। तो अब सवाल ये कि
ये बिजनेस स्टोरी मुझे लगता है कि कई जगह आप लोगों ने भी ये देखा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ये जो है, मुझे लगता है कि जब आप ये हम कहते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो अवरोध उत्पन्न करती है क्रिएशन में, तो मुझे लगता है कि ये एक जो टेंडेंसी है, ये शायद एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। और इस बात को मुझे लगता है तुलसीदास जी ने पकड़ लिया, उनके टाइम में भी ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कैसे कहते कि निज कवित्व कही लागे ननिका, निज कवित्व कही लागे ननिका, सरस हो अथवा अति फीका, है ना? निज कवित्व कही लागे ननिका, सरस हो अथवा अति फीका। उसके बाद वो बड़ी जोरदार बात कहते हो गए हैं, कहते हैं जे वर बने के सुनत हर्षाई, जो दूसरों को पढ़कर केवल हर्षित होते हैं, ते वर पुरुष बहुत जग नहीं। ऐसे लोग निज कवित्व कही लागे ननिका, सरस हो अथवा अति फीका, जे वर बने के सुनत हर्षाई, ते वर पुरुष बहुत जगह। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने लोगों से कहा कि देखिए हिंदी की जो आप रचनाएं समझते हैं वो 10 रचनाओं का आप नाम करें। आप हिमांशु जी आश्चर्य करेंगे कि कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी एक लिस्ट के अंदर दूसरी किसी लिस्ट की किसी कविता का एक कवि वर्णन नहीं था उसका। यानी हमारे हिंदी साहित्य की ये स्थिति है। अंग्रेजी साहित्य में मैंने ऐसा नहीं देखा। आप अगर अंग्रेजी की बेस्ट कविताओं के बारे में अगर कभी बात करें तो कुछ तो कॉमन आ ही जाए। क्यों तरह जी आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि कुछ कविताएं तो ऐसी हैं जिनको कि हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ मतलब हम लोग इस स्थिति में पहुंचे थे, मतलब जो है हम ये कह सकते हैं कि ये तो हमारी जो है मतलब सबसे बढ़िया कविता है। तो ये मुझे लगता है कि इस स्थिति का अंत तो होना चाहिए और हमें ऑब्जेक्टिवली मतलब कम से कम चीज़ों को देखने में समर्थ होना चाहिए। अगर हम हमारे अंदर चीज़ों के बारे में ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती है तो फिर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक बड़ा अवरोध जो है उसके अंदर है। इसी तरह से देखिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक दूसरा बड़ा अवरोध जो है वो अज्ञान है। मेरे ख्याल में विनोद जी ने शायद ये बात कही थी कि आज के ज़माने में यह आवश्यक है कि हम मतलब बहुत सारे विषयों के बारे में जानें, तभी जाकर के हम कोई कायदे की बात कर सकेंगे या कन्विंसिंग बात कर सकेंगे। अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कम जानता हूँ या मैं अगर मैं मान लीजिए अर्थशास्त्र के बारे में बड़ी जानकारी नहीं रखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें मैं ऐसी कहने लगूँगा जो कि लोगों को बिल्कुल कन्विंस नहीं करती। और हमारे समय में तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो कि आप अगर नहीं जानेंगे तो आप बच्चों के सामने मतलब बड़े हास्यास्पद से करने लगेंगे। मुझे लगता है कि एक राइटर का एक सबसे बड़ा दायित्व ये भी होता है कि वो बराबर मतलब अपने आप को अपडेट करता है और अगर मान लीजिए वो जो कुछ सामने देखता है वो बिल्कुल उसको अनप्लेजेंट लगता है तभी वो उसको सिंपैथेटिकली मतलब देखने की कोशिश करे और ये सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही मतलब जो है अपने बारे में नहीं जानता, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यही होता है आदमी मतलब अपने बारे में ही नहीं जानता। वो दूसरों के सब बारे में जानता है लेकिन अपने बारे में। अगर हम मुझे लगता है एक राइटर जो है अगर इस बात को कर सके तो वो ये सोचे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलती पर हूँ या वो क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति जो है अपने बारे में मैं नहीं जानता हूँ ये तो होता नहीं है। बहुत ही मतलब मुझे लगता है इसको छोड़ना पड़ा, ये अहंकार ये ईगो है, इसको आप छोड़ करके ही कहीं मतलब बाकी तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो अच्छा कुछ शायद मुझे लगता है कि नेचर ने आपको ऐसा बनाया है जैसे क्वालिटीज जैसे देखिए इंस्टिंक्ट जो है ना वो जैसे एक काम जो एक इंस्टिंक्ट उसी तरह से मेरी ये भी एक इंस्टिंक्ट है अपने आप को मतलब आप हमेशा जस्टिफाई करते रहेंगे अपने आप को सही मानते। मुझे लगता है कि ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आज हमारे परिवारों में जब मतलब जब महिलाएं अपने आप को एक्सर्ट करने की कोशिश करती हैं तो हमारे पुरुष प्रधान समाज को बड़ी मतलब तकलीफ हो जाती है। और दूसरी तरफ वो महिलाएं भी मतलब जो है वो अपने उसी एंगल से देखती वो मतलब
मतलब बहुत सारी अपनी वर्चूज को खो देती है, जिसके कारण कि वो मतलब फैमिली को एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट देती है और वो इंडिविजुअलिस्टिक होकर के मतलब पता नहीं मैंने कहाँ से कहाँ। तो ये मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से एक वाकई एक खतरनाक सी चीज़ है इस तरह। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा, दूसरी बात मैं एक ये कहता हूँ कि हम देखिए हम लोगों ने एवोल्यूशन किया हुआ, हमारा मतलब विकास क्या। आज आप समझिए कि अगर रूस जो है यूक्रेन में बेचारे आराम से रहते हुए लोग और उनको मतलब जो है मार करके बेचारे घर छोड़ने के लिए दूसरी जगह मतलब शरणार्थी बनने के लिए मजबूर कर रहा और विश्व युद्ध की बात कर रहा है। तो फिर इतने सालों में यार हम तो मतलब जरा भी आगे नहीं बढ़े, हम तो वहां के वहीं रह गए। अच्छा, और देखिए इसके अंदर हास्यास्पद बात ये होती है कि देखिए हास्यास्पद बात ये होती है कि एक आदमी जो है वो उनको जो भूखे लोग जो है ना उनको कुछ खाने को भी दे रहा है और दूसरे 10 आदमी वो उसको छीनने में लगे। यानी आगे समझिए एक तरफ जो मतलब घायल होते हैं क्या होता है उनको मतलब कुछ मेडिकल एड वगैरह भी पहुंचाई जाती है दूसरे राष्ट्रों के द्वारा। अरे तुम यार पहले इनको तो रोको, जो आदमी को मार रहे हैं उनको तो वो तो हम रोक ही नहीं पा रहे। एक तरफ तो मतलब हम वो बेवकूफी कर रहे हैं उनको मारने की और दूसरी तरफ ये नाटक भी कर रहे हैं कि हम इनको जो है वो। आई थिंक दिस इज वेरी स्ट्रेंज। मुझे लगता है कि ये मुझे लगता है देवल साहब कविता के विषय है। मुझे लगता है इन पर जरा आपको तो करनी क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर हम मतलब किसी चीज को अगर अपन एक रचना अगर बनाना चाहते हैं तो उसका एक प्रभावी रूप होना चाहिए, तब वो मतलब उसके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, वो दूसरों को प्रभावित कर सके, तभी जाकर के वो हम उसको एक रचना कह सकते हैं। खैर ये इतनी सारी बातें हैं। अच्छा देखिए मैं आपको अभी रिसेंटली मैंने मनोज रुपड़ा का एक इंटरव्यू उसमें समालोचन में देखा था, तो उसने बड़ी अजीब बात की। उसने ये कहा कि अच्छा मनोज रुपड़ा आपको मालूम है मनोज रुपड़ा तो एक हलवाई की दुकान करते हैं लेकिन वो कहानी इतनी जबरदस्त लिखते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये भी संभव है कि कहानी ही दरअसल मेरे जैसे कहानी का वो पैदा कर देती है जिसमें विजुअल्स। तो अगर देखिए ये भी हो सकता है कि पोएट्री अपने आप में कितनी एब्स्ट्रैक्ट चीज, हालांकि ये हिमांशु की माफ करना है, ये थोड़ा सा रीजन से मतलब जो है आज की टेक्नोलॉजी का जो दुनिया है उससे थोड़ा सा अलग तरह की बात होती है, क्या बकवास करना लगे। तो पर लेट अस थिंक अबाउट इट वेरी सिंपैथेटिकली कि क्या वास्तव में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक नया राइटर जो है बिल्कुल इस रूप में आए। मैं दम रह गया, मैं यार ये मनोज रुपड़ा तो जो है मतलब, क्योंकि एक बार उनको तो इंटरव्यू करा मैंने कहा तो साहित्य की कोई जानता ही नहीं, इसको कोई जानकारी नहीं कि कैसे जवाब दे रहा। तो बाद में मालूम पड़ा तो एक्चुअली उसका धंधा ही नहीं था, वो साहित्य इज नॉट हिज बिजनेस, वो तो मतलब कुछ और ही मामला है उसका, बट ही इज अ स्टोरीटेलर व्हिच यू कांट डिनाई। तो अच्छा कहते हैं सारी बातें हो गई। अब मैं हिमांशु जी की बात करता हूँ कि दरअसल मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं आपको आज एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जो यहीं रहते हुए मैंने लिखी। हाँ, और वो कविता जो है वो 80 के दशक में लिखी थी और मैं उस समय रिसर्च कर रहा था जयपुर में और यहाँ आया हुआ था। तो वो बाद में फिर हमारे मित्र रमेश उपाध्याय ने कथन में प्रकाशित की थी। तो वो कविता जो है वो मैं अभी आपको कह रहा था ना कि मेरे साथ ये बीमारी है कि मैं कविता के बारे में कुछ कह नहीं सकता, तो मैं पहले आपको कविता सुनाऊंगा और फिर मैं उसके बारे में जो कह सकता हूँ वो आपसे कहूँगा और फिर वापस सुनाऊंगा, आप कहेंगे अगर आप मुझे याद नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कविता सुनाता हूँ ताकि मतलब हम कविता के बारे में कुछ। हाँ, इस कविता का शीर्षक है निर्वासित आत्माएं।
आज जो किला देख करके आए हैं वो भी सुने साहब, आज जो किला देख करके आए हैं वो भी कृपया इस कविता को सुने। निर्वासित आत्माएं, ये शीर्षक है इसका। अरे भाई सुना नहीं कर रहा। तो कविता इस तरह से है, निर्वासित हो रही हैं आत्माएं अब ऐतिहासिक जगहों से। निर्वासित हो रही हैं आत्माएं अब ऐतिहासिक जगहों से। ऊंचे दामों पर उन्हें खरीदने आ पहुंची हैं। मस्करा से रंजित धूप और नीली हरी पलकों वाली विदेशी चतुर महिला। निर्वासित हो रही हैं आत्माएं अब ऐतिहासिक जगहों से। ऊंचे दामों पर उन्हें खरीदने आ पहुंची हैं। मस्करा से रंजित ध्रुव और नीली हरी पलकों वाली विदेशी चतुर महिलाएं। उन आत्माओं के लिए आगे कहा है, जिन भग्न मूर्तियों, अंधेरे कुंडों या सूखे वृक्षों की आंखों में वे अब तक छिप रहती थीं, उन तक आ पहुंचे हैं दहाड़ती गाड़ियों वाले तेजों में नए शहंशाह। हर रहस्य भरे कोने को उन्होंने नंगा कर दिया है। हर उदासी को प्रकाशित। सीताफल के सारे पेड़ ठीके पर उठ गए हैं। दुर्लभ से दुर्लभ जगहों पर भी भारी देखभालों को उपलब्ध हैं जलपान गृह और सुविधा। जिन भग्न मूर्तियों, अंधेरे कुंडों या सूखे वृक्षों की आंखों में वे अब तक छिप रहती थी, वे आत्माएं जो निर्वासित होती, उन तक आप पहुंचे हैं दहाड़ती गाड़ियों वाले तेजों में नए शहंशाह। हर रहस्य भरे कोने को उन्होंने नंगा कर दिया है। हर उदासी को प्रकाशित। सीताफल के सारे पेड़ ठीके पर। सीताफल के सारे पेड़ ठीके पर उठ गए हैं। दुर्लभ से दुर्लभ जगहों पर भी भारी देखभालों को उपलब्ध हैं जलपान गृह और सुविधा। आत्माएं चकित हैं। आत्माएं चकित हैं, चकित और अणमूर्छित। आत्माएं चकित हैं, चकित और अणमूर्छित। हर खंडहर से निष्कासित। तमाम रात कहीं छिपते छिपते काट कर वे कड़ाके के जाड़े में अलग सुबह नंगी और पंक्तिबद्ध बेशर्मी से सबके आगे मन मारे धूप खड़े। आत्माएं चकित हैं, चकित और अणमूर्छित। हर खंडहर से निष्कासित। तमाम रात कहीं छिपते छिपते काट कर वे कड़ाके के जाड़े में अलग सुबह नंगी और पंक्तिबद्ध बेशर्मी से सबके आगे मन मारे धूप खड़े। अपनी ये कविता दरअसल मेरे मन में कैसे आई, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कविता कैसे लिखी। आप सुनना चाहेंगे कि मैं इसको बारे में बताऊँ? क्यों? ऑल्टर ईगो के बारे में कुछ बताइए। ऑल्टर ईगो वाली बात थोड़ा बताइए, वो सुनना है। अभी ये बात आप तो इसको अच्छा चलिए, शाम को कमरे में बताइए। हाँ, निर्वासित आत्माएं जैसे हमारे मित्र रमेश उपाध्याय ने अपनी त्रैमासिक पत्रिका कथन के अप्रैल-जून 2001 अंक में प्रकाशित किया था, उसके कुछ ही समय पहले तोड़ दी थी। मुझे याद है कि इसे मैंने रात्रि को नींद से अचानक उठकर एक ही बार में कागज को उतार लिया था और उसके बाद शायद मैंने कभी इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं की। जिस दिन ये
कविता लिखी गई उसके एक दिन पहले ही मुझे प्रोफेसर अमरजीत सिंह, जो पीएचडी के समय में रिसर्च सुपरवाइजर थे, उनका संदेश मिला था कि उनकी विदेशी मित्र एक यात्री दल के साथ चित्तौड़ देखने आ रही हैं और मैं भी यदि उनके साथ किले पर जा सकूं तो अच्छा है। जहां तक मुझे याद है, उनकी वो मित्र उस दिन बहुत सुबह राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही विशेष ट्रेन पहले सुनवीन से उतरकर उन यात्रियों के लिए पहले से खड़ी लग्जरी बस से मेरे साथ चित्तौड़ पहुंची। अपनी जानकारी के मुताबिक मैंने दुर्ग स्थित विभिन्न स्मारकों के बारे में उन्हें बताया और उन्होंने तब उनके साथ वाले पर्यटकों ने किले के कई स्मारकों पर चढ़कर उनके फोटो ली। उदारीकरण के दौर में विदेशी मुद्रा कमाने के लिए जिस तरह हमारे बहुत से ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश की गई और इसके लिए कई बार उसके प्राचीन ऐतिहासिक परिवेश के साथ जिस तरह छेड़छाड़ की गई है, उससे मुझे मन ही मन कष्ट। उदाहरणार्थ नागपुर के समीप ऐतिहासिक स्थल हल्दीघाटी, जिसे मैंने अपने बचपन में एक दूसरे रूप में देखा था, उसको इतना बदल दिया गया है कि उसके मूल स्वरूप का कोई अंदाजा उसे देखकर लगेगा ही नहीं हो सकता। ऐतिहासिक स्थलों के इस तरह के लापरवाही भरे रूप परिवर्तन के बारे में मैंने चित्तौड़ का नाम लेते ही हम लोगों को, देखिए मेरे को जो तकलीफ इस बात से थी वो ये थी कि चित्तौड़ का नाम लेते ही हम लोगों को अपनी आन के लिए लंबे समय तक संघर्षरत रहने वाले राणाओं, अपने प्रदेश की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण दे देने वाले राजपूत वीरों और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूदकर जौहर कर देने वाली रानियों की याद थी। किले का हर स्थल हमारी कल्पना में उन वंदनीय वीरों वीरांगनाओं की स्मृति से जुड़ा है और पद्मिनी, कन्नाधार, कुंभा, प्रताप के नाम हमारे लिए जैसे किले के चप्पे चप्पे पर रखे। हमारी इन पवित्र ऐतिहासिक धरोहरों को आज महज व्यापार की वस्तु बनाए जाने का विचार ही मुझे एक प्रकार से मानसिक क्लेश से भर देता है। इस बात का ख्याल मेरी भावनाओं को आग में आहत करता है कि ये विदेशी पर्यटक जिनकी भाषा में सतीत्व या आन के लिए शायद कोई शब्द ही न हो, क्या वास्तव में उस भावना के साथ इन्हें देख पाते हो हमारे गौरवपूर्ण। मुझे लगता है इस बदलते हुए समय में उन बहुत सी चीजों को भी जबरन व्यापार की वस्तु में बनाया जा रहा है जिन्हें कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं हुआ। पर व्यापार और मुनाफाखोरी का अब जैसे हमारे समाज के घर घर में प्रवेश हो गया। चित्तौड़ के अपने लंबे प्रवास में मेरे देखते देखते कई तरह से परिवर्तन आ गए थे। चित्तौड़ किले पर सीताफल के बहुत से पेड़ थे और मैंने पढ़ना हुआ समय देखा था जब मौसम आने पर कोई भी बच्चा इन पेड़ों को बेरोक टोक तोड़ सकता था। पर कई वर्षों से सीताफल वाले उन क्षेत्रों में गाड़ेबंदी कर रखे का किसी प्रकार को नहीं हुआ। चित्तौड़ में एक बार इस बात को लेकर भी बहस चली थी कि वहाँ के ऐतिहासिक स्मारकों के प्राचीन परिवेश को उनके आसपास जलपान गृह और यात्रियों के लिए अन्य आवश्यक निर्माण द्वारा आधुनिक बना देना उचित भी है या नहीं। किला दिखाकर उस दिन पर्यटकों की बसें जिस समय वापस नीचे आने के लिए रवाना हो रही थी, ये जैसे मैं आपको एक बार सहयोग प्रश्न कैसे करता मतलब आपको एक ऑफर कर सकती है। किला दिखाकर उस दिन पर्यटकों की बसें जिस समय वापस नीचे आने के लिए रवाना हो रही थी, उस समय थोड़ी धूप लेकर आई थी। विजय स्तंभ के पास के किसी स्मारक के बाहर उस समय अचानक मेरी निगाह किले पर रहने वाली काले मुंह के बंदरों की एक टोली पर पड़ी, जिसमें बहुत सी बंदरियां सर्दी भगाने के लिए अपने पांवों को लंबा किए हुए धूप खा रही थी। उस दृश्य की स्मृति ने ही इस कविता को लिखते हुए मुझे संभवतः इस कविता के आत्माएं चकित हैं, चकित और अर्धमूर्छित, हर खंडहर से निष्कासित। तमाम रात कहीं छिपते झुमते काट कर वे कड़ाके के जाड़े में अलस नंगी और पंक्तिबद्ध बेशर्मी से सब चित्तौड़ का नाम लेते ही हम लोगों को, देखिए मेरे को जो तकलीफ इस बात से थी वो ये थी कि चित्तौड़
चित्तौड़ का नाम लेते ही हम लोगों को अपनी आन के लिए लंबे समय तक संघर्षरत रहने वाले राणाओं, अपने प्रदेश की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण दे देने वाले राजपूत वीरों और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूदकर जौहर कर देने वाली रानियों की याद की। किले का हर स्थल हमारी कल्पना में उन वंदनीय वीरों वीरांगनाओं की स्मृति से जुड़ा है और पद्मिनी, कन्नाधार, कुंभा, प्रताप के नाम हमारे लिए जैसे किले के चप्पे चप्पे पर लिखे हैं। हमारी इन पवित्र ऐतिहासिक धरोहरों को आज महज व्यापार की वस्तु बनाए जाने का विचार ही मुझे एक प्रकार से मानसिक क्लेश से भर देता है। इस बात का ख्याल मेरी भावनाओं को आते हाथ करता है कि ये विदेशी पर्यटक जिनकी भाषा में सतीत्व या आन के लिए शायद कोई शब्द ही न हो, क्या वास्तव में उस भावना के साथ इन्हें एक बातों हमारे गौरवपूर्ण मुझे लगता है इस बदलते हुए समय में उन बहुत सी चीजों को भी जबरन व्यापार की वस्तु में बनाया जा रहा है जिन्हें कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं। पर व्यापार और मुनाफाखोरी का अब जैसे हमारे समाज के घर में प्रवेश हो गया। चित्तौड़ के अपने लंबे प्रवास में मेरे देखते देखते कई तरह से परिवर्तन आ गए थे। चित्तौड़ किले पर सीताफल के बहुत से पेड़ थे और मैंने वहां वह समय देखा था जब मौसम आने पर कोई भी बच्चा इन फलों को बेरोक टोक तोड़ सकता था। पर कई वर्षों से सीताफल वाले उन क्षेत्रों में ताड़ेबंदी कर उनका ठेका किसी तरह को नहीं दिया। चित्तौड़ में एक बार इस बात को लेकर बहस चली थी कि वहाँ के ऐतिहासिक स्मारकों के प्राचीन परिवेश को उनके आसपास जलपान गृह और यात्रियों के लिए अन्य आवश्यक निर्माण द्वारा आधुनिक बना देना उचित भी है या नहीं। किला दिखाकर उस दिन पर्यटकों की बसें जिस समय वापस नीचे आने के लिए रवाना हो रही थी, ये जैसे भाव मैं आपको बहुत कई बार संयोग प्रश्न जैसे करता हूँ, मतलब आपको एक ऑफर कर सकती है। किला दिखाकर उस दिन पर्यटकों की बसें जिस समय वापस नीचे आने के लिए रवाना हो रही थी, उस समय थोड़ी धूप निकल आई थी। विजय स्तंभ के पास के किसी स्मारक के बाहर उस समय अचानक मेरी निगाह किले पर रहने वाली काले मुंह के बंदरों की एक टोली पर पड़ी, जिसमें बहुत सी बंदरियां सर्दी भगाने के लिए अपने पांवों को लंबा किए हुए धूप खा रही थी। उस दृश्य की स्मृति ने ही इस कविता को लिखते हुए मुझे संभवतः इस कविता के आत्माएं चकित हैं, चकित और अर्धमूर्छित, हर खंडहर से निष्कासित। तमाम रात कहीं चित्ते ढूंढते काट कर वे कड़ाके के जाड़े में अलस नंगी और पंक्तिबद्ध बेशर्मी से सब